ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 31। वो हर ऐसे मौके पर 2-6 का हवाला देता था और मुझे चुप कराने की कोशिश करता था। मैं सटपटा कर कुछ कहने वाला था कि उसके मोबाइल की बेल बजने वाली। उसने कार रिसीव की। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन थी। वो शाहीन से गपशप करने लगा। वो उसे डिनर पर चलने का कह रही थी और वो उसे टालने के लिए बेपरवाही उड़ा रहा था। उन्होंने स्पीकर भी ऑन कर दिया था ताकि हम भी उनकी गपशप सुन सकें। वो उसे बता रहा था कि आज शाम मसरूफ़ है। अदाकारा रीमा ने उसे अपनी फ़िल्म अंधी लड़की में ख़ास रोल देने के लिए घर बुलाया है। शाहीन की आवाज़ उभरी। वैसे ये रीमा गज़ब की आर्टिस्ट है। अंधी लड़की का करने के लिए उसने वाकई अपनी आंखें निकलवा ली। भाई वाह, बहुत बड़ी कुर्बानी है फ़न के लिए। आंखें क्यों निकलवाएगी वो? इमरान ने पूछा। लो, अगर आंखें नहीं निकलवाएगी तो फिर तुम्हें क्यों कास्ट करेगी वो? क्या कोई और ढंग का बंदा लाहौर में नहीं है? ढंग का बंदा होता तो तुम मेरी बजाय इसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठती और मौत के कुएं में दाद वसूल करती। मेरे जैसी बेढंगी मोटरसाइकिल पाकिस्तान में कोई नहीं चला सकता। इतना भी तराने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े असिस्टेंट मैन भरे हुए फिल्म इंडस्ट्री में हैं। वहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। मूंग की दाल गलने में ज़्यादा देर नहीं लगती मैडम। रीमा जी को मूंग की दाल बड़ी पसंद है। लगता है तुम पर बस मेरा और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। नहीं, अपना तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। अच्छा, भाड़ में जाओ। शाहीन ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो दिलकश अंदाज मुस्कुराने लगा। उसके दांत खूबसूरत थे। अब वो 2-3 दिन रूठी रहेगी। फिर एक दिन घर से कोई अच्छा सा खाना पका कर लाएगी। एक प्लेट में डालकर सैडो के हाथ मुझे भी भिजवाएगी। ये उस बात का इशारा होगा कि वो मानने के लिए तैयार है। मैं मान जाऊंगा, वो भी मान जाएगी। बहुत खूब, मैंने कहा। वो रूठती भी है, वो है और खाना भी वो खिलाती है। हीरो बनने के यही तो फ़ायदे होते हैं जिगर, वो अदा से बोला। मैंने निशिस्त पर किचन के सारे नीम दराज होते हुए कहा, क्या वाकई तुम इससे प्यार करते हो या बस वक्त गुजारी? सच बताओ। चलो आज ये काम भी कर गुजरो। मैंने कहा। वक्त गुजारी? वो मेरी आंखों में झांक कर बोला। इन लम्हों में पहली बार मुझे इसकी दिलकश आंखों में अजीब सा करवट लेता महसूस हुआ। न जाने क्यों मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान की हंसती खेलती क्या के बखेरती ज़िंदगी के पीछे एक पर्दा है और इस पर्दे के अकब में एक दर्दनाक कहानी छुपी है। मगर इमरान की आंखों का यह तासर बस चंद लम्हे ही कायम रहा। उसके बाद वही शौकी एक रेले की तरह उसकी आंखों से बहने लगी। जिस वक्त हम जीटी रोड से उतरकर जेलम शहर में दाखिल हुए, दोपहर का 1 बज रहा था। एक अच्छे होटल से हमने लंच किया। वहीं से हमें फरदौस प्लाजा का पता भी चल गया। इमरान ने मुझे यकीन दिलाया कि फ़िलहाल वो सिर्फ सर्वे का इरादा रखते हैं। वो प्लाजा देखेंगे और इब्रार सिद्दीकी का फ्लैट का बरूनी जायज़ा लेकर वापस आ जाएंगे। फिर भी साबका तजर्बों की बिना पर मेरे ज़हन में शक मौजूद था। मैंने इमरान से कहा कि मैं होटल की लॉबी में बैठकर टीवी देखता हूँ, वो चक्कर लगा कर आ जाएँ। मगर वो मुझे साथ ले जाने पर मिसर था। हम शहर के गुंजान इलाके से गुजरकर निफ्स्तन के कुशादा सड़कों पर आ गए। जल्द ही इमरान को फरदौस प्लाजा की सब्ज़ इमारत नज़र आ गई। ये 5 मंजिला बिल्डिंग यकीनन हाल ही में तमीर हुई थी। नीचे दुकानें, ऊपर दफातर, उससे ऊपर लग्जरी फ्लैट्स थे। इमरान ने कार प्लाजा से करीबन 50 मीटर दूर सड़क के किनारे रोकी। इससे पहले कि मज़ीद तहकीक शुरू होती है, एक मंजर ने अगली नशिस्त पर बैठे इकबाल को बुरी तरह चौंका दिया। वो प्लाजे से निकलने वाली एक सांवले से शख्स को देख रहा था। इस शख्स की उम्र 28-30 साल रही होगी। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। उसके बाल घुंघरियाले थे। अपनी चर्बी जैकेट की जेबों में हाथ डाले वो बाहर निकला और एक पुराने मॉडल की सुजुकी कार में आ बैठा। ये मजीद मिठू है, इकबाल ने पूरे वसूख से कहा। देख लो कहीं धोखा ना हो रहा हो, इमरान ने कहा। देख लिया है यार, 100% वही है। इकबाल की आवाज़ में जज्बाती लर्जिश थी। फिर पीछा करें इसका? बिल्कुल करना चाहिए, इकबाल ने जवाब दिया। मजीद मिठू रवाना हुआ तो हमारी
मेहरान कार इसके पीछे चल पड़ी। ये मजीद मिट्ठू वही कनटुटा था जिसके समनाबाद में वाक़या घर से इमरान और इकबाल ने कादर लंबे को निकाला था। गालिबन इमरान और इकबाल को हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि यहाँ फरदौस प्लाजा पर पहुँचते ही मजीद मिट्ठू से मुलाकात हो जाएगी। दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे जेहलम की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने लगी। यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा थी, सड़कों की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तकरीबन 10 मिनट बाद मिट्ठू की गाड़ी एक कोठी में दाखिल हो गई। हम कोठी की नेम प्लेट पढ़ते हुए सामने से गुजर गए। कोठी का नंबर 100 था और ये किसी चौधरी मनसब अली की मलकियत थी। कुछ दूर जाकर हमने गाड़ी को यू टर्न दिया और कोठी से कुछ फासले पर चंद दुकानों के सामने रुक गए। इकबाल करीबी शॉप से इलायची सुपारी पान ले कर आ गया। हम पान चबाते हुए सूरत हाल पर गौर करने लगे। मजीद मिट्ठू के यहाँ होने का मतलब ये था कि सदीकी वगैरह से इसका बराह रास्त तल्लक है। मुमकिन था जो नादर शाह लाहौर से यहाँ जेहलम पहुँचाई गई थी, मजीद मिट्ठू इसके सिलसिले में यहाँ पहुँचा हो। अचानक मिट्ठू की नीली कार फिर कोठी से निकलती हुई दिखाई दी। इमरान को हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि मिट्ठू इतनी जल्दी यहाँ से रवाना हो जाएगा। इकबाल ने अभी पान वाले से बकाया पैसे भी लेने थे, ताहम ये 70-80 रुपये इसको गिफ्ट करते हुए हम फिर नीली कार के पीछे रवाना हो गए। मिट्ठू ने एक जगह रुककर गाड़ी में CNG डलवाई, एक वर्कशॉप के अंदर जाकर किसी से मिला और बाहर आ गया। यह लकड़ी की वर्कशॉप थी। जब मिट्ठू वर्कशॉप से बाहर आया तो उसके साथ एक खूबरू नौजवान भी था। नौजवान का चेहरा अफसुर्दा था, लगता था वो रो रहा है। मिट्ठू उसे समझाने वाले अंदाज में कुछ बोल रहा था। फिर उसने नौजवान का कंधा थपा कर उसे वापस वर्कशॉप में भेज दिया। उसके बाद वो शहर के जनूबी हिस्से की तरफ चल दिया। दोनों गाड़ियां आगे पीछे मुख्तलिफ सड़कों पर भाग रही थी। अचानक इमरान बोला, मुझे लगता है कि इस बंदर को शक हो गया है। हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, इकबाल ने तायद की। हम देख रहे थे कि मजीद मिट्ठू की गाड़ी यूं ही इधर उधर घूम रही थी। वो चंद बगली सड़कों पर भी मुड़ा। इमरान ने दरमियानी फासला काफ़ी बढ़ा दिया था, मगर लगता था कि अब फासला बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। इकबाल बोला, मुझे लगता है इस खबीस ने एकदम कहीं गायब हो जाना है, तुम इसके करीब ही रहो तो बेहतर है। इमरान खुद भी शायद यही सोच रहा था। उसने रफ्तार बढ़ा दी। नीली कार की रफ्तार भी एकदम बढ़ गई। दोनों गाड़ियाँ तेज़ी से आगे पीछे भागती मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई मुज़ाफ़ाती इलाके में आ गई। मुझे लगता है ये बंदर वक्त गुजार रहा है, हो सकता है उसने मोबाइल पर अपने मददगार बुला लिए हों, इमरान ने ख्याल ज़ाहिर किया। लेकिन अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया, इकबाल ने अकब में और दाएं बाएं देखते हुए कहा। इसी दौरान में मिट्ठू की नीली कार ने एक शार्प टर्न लिया और GT रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर चढ़ गई। यूँ महसूस हुआ कि मिट्ठू के ज़हन में कोई ख़ास मंजिल है, शायद वो हमें इस तरफ ले जा रहा है जहाँ उसे मदद मिल सकती है। और इस अमर का मकान था कि सड़क पर आगे जाकर मिट्ठू के साथी मौजूद हों। इमरान ने कार की रफ्तार एकदम बहुत बढ़ा दी और मिट्ठू की कार के बराबर आ गया। मेरे जिस्म में सनसनाहट फैल रही थी, धड़कन बढ़ गई सी। वही हो रहा था जिसका मुझे अंदेशा था। ये दोनों सर फिरे एक बार फिर राह जाती मुसीबत को गले का हार बना रहे थे और मेरी बदकिस्मती थी कि मैं भी इनके साथ गाड़ी में मौजूद था। मैंने इस वक्त को कोसा जब मैं होटल की नीम गर्म लाबी और TV वगैरह छोड़कर इनकी खुदाई फौजदारों के साथ चल पड़ा था। इमरान की हमेशा मुस्कुराती आंखों में अब वही सरजहरियत नज़र आ रही थी जिसका मुशाहिदा मैं पहले हड़प्पा में ज़ुलेखा के और फिर लाहौर समनाबाद में मिट्ठू के मकान पर कर चुका था। इमरान के इशारे पर इकबाल ने मजीद मिट्ठू को गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसने रफ्तार कम करने की बजाय और तेज़ की तो इकबाल ने अपनी जैकेट से पिस्तौल निकाल लिया और इसके साथ ही इमरान ने स्टेरिंग घुमाते हुए मिट्ठू की कार को साइड मारी। मिट्ठू कार बुरी तरह लड़ाई और साइड के खेत में जाकर थोड़ा सा घूम गई, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। जिस तरफ को गाड़ी का रुख हो गया वो उसी तरफ को भगाता चला गया। इमरान ने भी इसके पीछे गाड़ी नामवार खेत में डाल दी। यह तकरीबन सुनसान जगह थी। गहरी होती शाम में बस इक्का दुक्का राहगीर नज़र आ रहे थे। दोनों गाड़ियां खेत में दौड़ती चली जा रही थी। मिट्ठू खेत से निकलकर दोबारा एक छोटी सड़क पर आ गया। हम भी इसके पीछे ही पीछे खेत से निकल आए। ये रेस बड़ी अंधाधुंध साबित हो रही थी। इसके साथ ही ड्राइविंग में इमरान की ज़बरदस्त मिशाकी भी मुझ पर खुल रही थी। मैं खुद भी बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर लेता था। यही वजह थी कि दिल ही दिल में इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो रहा था। दूर सड़क की दोनों तरफ तारीक पहाड़ियाँ थी। शहर जेहलम की रोशनियाँ दूर अकब में दिखाई दे रही थी। इमरान ने कई खतरनाक मोड़ तेज़ी से काटे, लेकिन एक लम्हे के लिए भी ये खतरा महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर होगी। जल्दी उसने फिर मिट्ठू की गाड़ी को जा लिया। उसका टायर फाड़ दो। इकबाल ने अपने कोलेट पिस्तौल पर गिरफ्त मजबूत करते हुए पूछा। नहीं, अभी वैसे कोशिश करते, इमरान ने कहा। अब एक बार फिर दोनों गाड़ियां पहलू ब पहलू दौड़ी। इमरान ने ओवरटेक करने के बजाय मिट्ठू की गाड़ी को दबाना शुरू किया।
इसकी कोशिश थी वो गाड़ी की रफ्तार कम करने और इसे रोकने पर आमादा हो जाए, लेकिन मिट्ठू शायद आखिरी हद तक मज़ामत करने का इरादा रखता था। उसने गाड़ी की रफ्तार कम करने की बजाय अचानक हमारी गाड़ी को ज़ोरदार साइड मारी। ये बड़ी अंधाधुंध हरकत सी, दोनों गाड़ियों की साइड के तसादम से ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई। शीशा टूटने का छनाका उभरा। इमरान तो किसी तरह गाड़ी संभालने में कामयाब हो गया, लेकिन जिसने टक्कर मारी थी वही अपनी गाड़ी संभालने में कामयाब नहीं हुआ और मोड़ पर इसकी गाड़ी बुरी तरह लड़ाई किसी पत्थर से टकरा कर घूमी, फिर नशेब के कमज़ोर दरख्तों को तोड़ती हुई तारीकी में जा गिरी। यह सनसनीखेज मंजर था। छोटी सी बल खाती सड़क बिल्कुल तारीक और सुनसान थी। इमरान ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और 20-30 मीटर आगे जाकर रुक गई। हम तेज़ी से बाहर निकले और एक नशेब की तरफ लपके। गाड़ी की हेडलाइट टूट चुकी थी, सिर्फ अकबी बत्तियों की मध्यम सी रोशनी दिखाई देती थी। हमें अंदाज़ा हुआ कि गाड़ी 30-40 फुट नीचे उल्टी हालत में पड़ी है। इमरान के हाथ में टारिक थी। वो सबसे पहले नीचे उतरा। उसके अकब में इकबाल था। उसके हाथ में भरा हुआ पिस्टल साफ देख सकता था। एहतियात से इमरान हो सकता है बाहर निकल आया हो, इकबाल ने ख्याल जाहिर किया। मैं इकबाल के बिल्कुल पीछे था। जिस सड़क पर से मिट्ठू की गाड़ी गिरी थी यह किसी गांव की तरफ जाने वाली पतली सी सड़क थी। दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। हम एहतियात से चलते हुए बढ़ते रहे और गाड़ी के पास पहुंच गए। पेट्रोल की बू फैली हुई थी। साइड की दोनों खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे, ताहम अपनी जगह पर मौजूद थे। इमरान ने टार्च रोशन की। मजीद मिट्ठू औंधी गाड़ी में औंधा ले पड़ा नजर आया। वो बेहरकत था। इकबाल ने एक पत्थर की मदद से खिड़की के टूटे हुए शीशे को खिड़की से अलहदा किया और अंदर हाथ डालकर दरवाज़ा खोल दिया। मिट्ठू को खींचकर बाहर निकाला। इस काम में मैंने भी मदद की। वो खासा वजनी और ठोस जिस्म वाला था। बज़ाहिर इसकी कोई ख़ास चोट नहीं आई थी। हम उसे उठाकर गाड़ी से थोड़ा दूर लाए और यही वक्त था जब मेरी निगाहों के सामने बर्क़ सी चमक उठी। मजीद मिट्ठू के दाएं हाथ से बड़ी तेज़ी से हरकत में आया और जैकेट के नीचे गया। टार्च की रोशनी में मुझे इसके हाथ में पिस्टल नज़र आया। इत्तफ़ाक़न इस वक्त मैं ही मजीद मिट्ठू के ज़्यादा करीब था। मैंने इस्तरारी तौर पर टांग चलाई। मेरी वज़नी बूट की ज़रब मजीद मिट्ठू के हाथ पर लगी। ये बड़ी कारगर ज़रब थी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। मजीद मिट्ठू ने लेटे लेटे मुझे लात मारी। मैं लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गया। इसी सलाह में मिट्ठू ने उठकर दौड़ लगा दी। यकीनन इससे पहले वो मुकर रहा था। रुक जाओ, गोली मार दूंगा, इकबाल दौड़ा, मगर वो रुका नहीं। इमरान उसके पीछे दौड़ लगाई। वो ढलवान पर लंबी लंबी जिस्तें लगाता हुआ तेज़ी से मिट्ठू के करीब पहुंच गया। फिर मैंने इसके साए को हवा में जिस्त लगाकर मिट्ठू के साए पर गिरते देखा। उसने करीबन 50 मीटर नीचे मिट्ठू को छाप लिया था। मैं और इकबाल संभल कर उतरे और इन दोनों के सर पर पहुंच गए। हमारे पहुंचने से पहले मजीद मिट्ठू और इमरान की लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। मिट्ठू तकलीफ से बुरी तरह कराह रहा था। इमरान के नीचे दबा हुआ था। टार्च की रोशनी में उसका गिरेबान तार था। बांधो इस कुत्ते को इसके मफलर से, इमरान ने हाँफते हुए लहजे में कहा। इकबाल ने मिट्ठू का गिरा हुआ मफलर उठाया और उसके दोनों हाथ पुश्त पर मोड़कर मजबूती से कस दिए। उसके बाद दोनों उसे खींचते हुए वापस गाड़ी तक ले आए। इकबाल ने गाड़ी के अंगेशन में से चाबी निकाल ली और अकबी रोशनी ऑफ कर दी। गाड़ी की छत और एक साइड बुरी तरह बर्बाद हो गई थी। पेट्रोल टैंकी से बह निकला था और बू हर तरफ फैली हुई थी। मजीद मिट्ठू धमकियां देने लगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, तुम्हारे बच्चे मार डालूंगा। इमरान ने अकब से उसकी गुद्दी पर एक ज़ोरदार हाथ मारा। चटाक की आवाज़ उभरी और मिट्ठू उन्हें मुंह गिरते गिरते बचा। इमरान फंकारा, तुम्हें यह किसने कहा कि हम तुम्हें जानते नहीं? तुम्हें जानते हैं, इसलिए तो आज तेरी 8-10 हड्डियाँ तोड़कर किसी खड्ड में फेंकने वाले हैं। एक हड्डी तो शायद इसकी टूट भी गई। इकबाल ने मिट्ठू के बाजू को कंधे के नीचे से टटोला। मिट्ठू सख्त जान होने के बावजूद करा उठा। उसके बाजू को वाकई नुकसान पहुंच चुका था और ये काम हादसे के वक्त नहीं हुआ था। तब हुआ था जब इमरान और वो ऊपर नीचे पत्थरों पर गिरे थे और दूर तक लुढ़क गए थे। इमरान ने अच्छी तरह मजीद मिट्ठू की तलाशी ली। इसकी जेब से कुछ करेंसी, चांद, रसीदें, मोबाइल और सिगरेट का पैकेट मिला। ये सारी अशिया मिट्ठू के रुमाल में बांधकर एक तरफ रख दी गई। टार्च की मदद से इकबाल ने मिट्ठू का गिरा हुआ पिस्तौल भी एक पत्थर के नीचे से ढूंढ लिया। इसके बाद इमरान ने उल्टी हुई गाड़ी की डिग्गी खोली। इसमें से बड़े बड़े 3 छापरों के अंदर बकरे का बहुत सारा गोश्त और इनके सिरी पाए पड़े थे। ये इतनी सारी खुराक किसके लिए जा रहा था? मछिंदर, इकबाल ने उसे टोका देकर पूछा। तेरी बहन की बारात के लिए, मिट्ठू एकदम बढ़कर बोला। उसने औंधा
अंधाधुंध इकबाल पर रात चलाई, वार खाली किया और मिट्ठू फिसल कर पुष्ट के बल गिरा। इमरान ने उसे दबोच लिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और चिल्लाने लगा, हरामजादो छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, कुत्ते की मौत मार दूंगा, तुम जानते नहीं हो मुझे। शायद वो चाह रहा था कि इसकी ये अहबका ऊपर सड़क तक पहुंच जाए और वहां से उसे कोई मदद मिल जाए, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी। गिरदोपेश के टीलों की तरह ऊपर सड़क पर भी यकसर तारीख और खामोशी थी। अगर ड्राइविंग के दौरान मिट्ठू ने अपने किसी मददगार को फ़ोन किया भी था तो हमें इस हवाले से कुछ ज़्यादा ख़तरा नहीं था। वजह यह थी कि खेत क्रॉस करने के बाद दोनों गाड़ियां मेन रोड से हट गई थी और अब हम जहां पहुंच गए थे वहां किसी की रसाई खासी मुश्किल थी। डिग्गी में गोश्त से भरे हुए शापरों के अलावा कुछ औजार और एक नायलॉन की रस्सी भी थी। इमरान ने रस्सी निकाली। इस दौरान में इकबाल ने कोशिश करके मिट्ठू के मुंह में गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा ठूंस दिया था और इसके गले के लाउड स्पीकर को बेकार कर दिया। इस काम में मैंने भी इकबाल की मदद की। मेरे इस तावन पर इमरान दिल ही दिल में खुश हो रहा था। इससे पहले मैंने टांग चलाकर मिट्ठू के हाथ से पिस्टल छुड़ाया था। मेरी इस कारकर्दगी को भी इमरान ने बड़ी तहसीन की नज़रों से देखा था। मैं जानता था कि फुर्सत मिलते ही वो इस हवाले से मेरी लंबी चौड़ी तारीफ भी करेगा।